related to labor laws and industrial relations. So this will be the lecture 2. Here हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया के बारे में. सो बेसिकली जो इंडिया हिस्ट्री था लेबर लेजिस्लेशन का इंडिया में, इट वाज इंटरवोवन विद ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. लेबर लेजिस्लेशन जो था वो इनैक्ट किया था ब्रिटिश ने. प्राइमरीली इनका इंटेंट था कि वो प्रोटेक्ट करें इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स. प्राइमरीली इंटरेस्ट इनका यही था. सो फर्स्ट एट द टाइम इन्होंने जो है फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑन लेबर वेलफेयर जो कॉलोनियल इंडिया के दौरान बनाया गया था, दैट वाज फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1883. सो फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1883 इस टाइम पे इंडियन टेक्सटाइल गुड्स ऑफर किए गए थे. इन्होंने ऑफर किया था स्टिफ कंपटीशन टू द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द एक्सपोर्ट मार्केट. मतलब ये स्टिफ कंपटीशन दे रहा था इंडियन टेक्सटाइल गुड्स ब्रिटिश टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट मार्केट में. दो जो ब्रिटिश थे, जो इंडिया में ब्रिटिश वांटेड कि इंडिया को लेबर कॉस्टलियर बनाए, तो इस वजह से इन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1883 को जो है डिराइव किया था. ये एक रिज़ल्ट था जो प्रेशर एक्सर्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द टेक्सटाइल मैग्नेट्स ऑफ मैनचेस्टर एंड लॉरेशियर. तो ये इसका ये था. देन इन्होंने लॉन्च किया था जो लेजिस्लेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया इंक्लूड क्या क्या करता था. इसमें मेजरली क्या क्या इंक्लूड किया गया है. मेजरली इसमें जो इंक्लूड हुआ है वो है हमारा फर्स्ट कि स्टाइपुलेटेड 8 आवर वर्क डे रहना चाहिए. सेकेंड, इन्होंने एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किया था. एंड इंट्रोडक्शन इन्होंने ये भी रिस्ट्रिक्ट किया कि विमेन जो है दैट वोंट रिस्ट्रिक्ट किया था कि विमेन वोंट वर्क एट नाइट एम्प्लॉयमेंट वुमेन को ना मिले. एंड इवन इसमें इंक्लूड ये भी हुआ था कि ओवर टाइम जो हम करेंगे तो उसमें क्या क्या वेजेस अवेलेबल रहेंगे जो बियॉन्ड 8 आवर्स वर्क करेंगे. सो इसका जो इम्पैक्ट था बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1883 का, इट वाज टोटली क्लियरली ये जो इम्पैक्ट हुआ इसका दैट वाज वेलफेयरिस्ट. मतलब हमारे वर्क जो ये जो इंक्लूड इसमें हुए थे, जो भी इसमें हुआ वो वेलफेयरिस्ट था. बट इनका रियल मोटिवेशन जो था इट वाज बेसिकली प्रोटेक्शनिस्ट. क्यों? क्योंकि ये इंडियन टेक्सटाइल को लेस्ट कंपटीशन बनाना चाहते थे. इंडियन टेक्सटाइल को कॉस्टलियर बनाना चाह रहे थे. बट इसका इम्पैक्ट जो था ओवरऑल इट वाज वेलफेयर, लाइक हमारे वेलफेयर में ही ये डेवलपमेंट हुई. देन इसके बाद लॉन्च हुआ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929. तो जब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 लॉन्च किया गया तो अर्लीस्ट इंडियन स्टैट्यूट ये बनाया गया, रेगुलेट किया गया बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. सो दिस इज़ द अर्लीस्ट इंडियन स्टैट्यूट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. एंड इसमें प्रोविजंस वर मेड टू रेस्ट्रेन राइट्स ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स को जो है रेस्ट्रेन, इसके राइट्स को जो है रेस्ट्रेन किया गया. स्ट्राइक का ऐसे आप देख सकते हैं हड़ताल पे जाते हैं वर्कर्स अगर उनकी नीड्स और डिमांड्स फुलफिल नहीं हो तो दैट इज़ स्ट्राइक्स. एंड इन लॉकआउट्स को जो है रेस्ट्रेन किया गया. हाउएवर इसमें कोई प्रॉपर मशीनरी नहीं प्रोवाइड की गई कि कैसे इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं. कोई डिस्प्यूट कैसे, अगर एम्प्लॉयर है तो उनके बीच में कैसे हम जो है डिस्प्यूट को कैसे ठीक करें, वो नहीं लॉन्च किया गया था. एंड लॉकआउट इज़ बेसिकली एम्प्लॉयर में क्लोज द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरीली फॉर दोज वर्कर्स हु आर ऑन स्ट्राइक. अगर लॉकआउट उन लोगों के लिए होता है अगर कोई भी बंदा स्ट्राइक पे जाता है एंड दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग, तो उस बंदे के लिए लॉकआउट लगा दिया जाता है ताकि उस बंदे का टेम्परेरीली जो उसका वर्क है वो लॉकआउट किया जाए. ठीक है. सो ये हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी मेंशन्ड है. देन इसमें आ गया हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस लेबर पैराडिग्म. सो इसमें क्या हुआ था, लेबर लेजिस्लेशन अंडरवेंट सबस्टेंशियल मॉडिफिकेशन इन द पास्ट कॉलोनियल एरा. जब पास्ट कॉलोनियल एरा हो गया तो उस टाइम पे लेबर और कैपिटल इम्प्रूव होने लगा. ठीक है. एंड सरप्लस वैल्यू बढ़ गया.
एंड उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया कॉल्ड फॉर द क्लियर पार्टनरशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. ये डिमांड कर रहे थे क्लियर पार्टनरशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. सो देन एक ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 1947 में. इट वॉज अग्रीड दैट laborer would be given फेयर वेजेस एंड फेयर वर्किंग कंडीशंस. ये हमने जो है एग्री किया हुआ था कि लेबर को जो है वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी मिलेंगी एंड फेयर वेजेस भी मिलेंगी. इन रिटर्न कैपिटल वुड रिसीव द फुलेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ लेबर फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एंड हायर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, ये इनका जो है ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस था जो कि हेल्ड हुआ था दिसंबर 1947 में. इसके बाद हमारा लॉन्च होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 का मेजर जो गोल था, इट वाज नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सॉरी यहाँ पर गलत हो गया. नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसका मेजर गोल था. ओके, एंड इसमें क्या हुआ था, ट्रूस पीरियड लॉन्च किया गया था 3 इयर्स के लिए ट्रूस पीरियड लॉन्च किया गया था जिसमें नो स्ट्राइक्स होंगी, फ्री फ्रॉम स्ट्राइक्स लॉन्च किया था एंड लॉकआउट एस्टैब्लिश किया गया था. मतलब इसमें कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी, कोई भी लॉकआउट नहीं कराया जाएगा 3 साल के लिए. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है ये एक फोर्स में आया था 1947 अप्रैल 1 में जो है लॉन्च किया गया था. इसने रिपील किया था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट. इसने इस एक्ट को जो है रिपील किया था, रिपीलिंग ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, एंड उसके बाद दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1947. सो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग लेबर लॉज. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लेबर लॉज के बेसिस पे बताया गया है. तो इसमें हमारा मेन फोकस था डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर. एंड डिग्निटी का मतलब है कि जो एक लेबर है उसके कुछ राइट्स हैं कि वो बात कर पाए. अगर उसके लिए कोई भी लॉ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं तो वो उस बारे में ही और शी शुड हैव अ राइट टू से फ्रेमिंग पॉलिसीज़ फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस, ताकि उसकी कंडीशंस इम्प्रूव हो. तो ये मेजरली हमारे प्रोविजंस का जो था फोकस था. सो इसमें ही हम फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आता है हमारा आर्टिकल 19. कॉन्स्टिट्यूशन guarantees citizen the right to form a union or association. 19C जो है इसमें हर एक सॉरी द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक इंसान जो भी एक इंसान है उसका एक राइट है कि वो यूनियन बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है. एंड ये जो है ये ट्रेड ऑफ यूनियन एक्ट 1926 से डिराइव किया गया है. इसकी अथॉरिटी जो है वहाँ से डिराइव की गई है. इट अलाउज कोई भी यूज़र है, कोई भी वर्कर है तो वो ट्रेड यूनियंस फॉर्म कर सकता है. ठीक है. देन वी हैव आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 में मोस्टली बात होती है फोर्स लेबर पे. ठीक है, मतलब किसी से काम करवाना और उसको पैसा ना देना. ये बेसिकली यूजुअली ब्रिटिश रूल में होता था उस दौरान. फोर्स लेबर जो उन दिनों था वो परवलेंट था थ्रू आउट इंडिया में, जब वर्कर्स जो है वो काम कराया जाता था बट उनको फेयर अमाउंट नहीं मिलता था, फेयरली उनको पे नहीं किया जाता था. एंड ये जो है टुडे फोर्स लेबर जो है ये एक ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है. एंड द बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976 ये प्रोहिबिट करता है हर एक काइंड के बॉन्डेड लेबर एंड डिक्लेयर करता है इलीगल इनको. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आप इसमें मेंशन कर सकते हो बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट एबोलिशन एक्ट 1976. एंड देन हमारा आता है आर्टिकल 20, सॉरी ये इसके साथ है, राइट.
देन हमारा आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में डिफाइन किया गया है चाइल्ड लेबर को। एंड जो भी बच्चा अंडर द एज ऑफ 14 है वो उसको काम करना अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड ये जो है इसका जो पेनलाइजेशन है अंडर आर्टिकल 24 इट इज़ सीवियर। एंड देन हमारे आते हैं DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। जो प्रोविजंस है मेजरली इसमें इसमें कॉल आउट किया गया है सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, ताकि पीस एंड हार्मनी का जो है बना रहे। एंड जो भी इवल्स है सोसाइटी में तो वो एलिमिनेट हो। एंड इवन ये सिक्योर करता है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ करता है एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। प्रिवेंट करता है एक्सप्लॉइटेशन बच्चों के खिलाफ जो होती हैं, राइट। एंड जो भी ये इंश्योर करता है कि जो भी सिटीज़न है वो फोर्स्ड फुली कोई भी काम ना करे, अनस्टेबल जॉब्स में ना जाए, एंड उनको प्रॉपर ह्यूमेन कंडीशंस में जो है काम करने का मौका मिले। एंड इवन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैटरनली रिलीफ। Then in the Article 39A, the state shall in particular direct its policies towards securing equal justice and free legal aid. The citizens both and women जो है उनको एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। एंड एवरी स्टूडेंट को जो है अर्न करने का उनका पैसा अर्न करने का पूरा हक है, चाहे वो मैन हो या वेमेन हो। किसी भी इस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। एंड इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। एंड इक्वली इन दोनों को जो है काम भी मिलना चाहिए। देन इन आर्टिकल 39D, the state shall in particular direct its policies towards securing that there is equal pay for equal work, both men and women। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कि लड़की है तो कम पैसे मिल गए, मैन है तो ज़्यादा पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 39D। देन इसके कुछ जुडिशल इंटरप्रिटेशंस भी है जिसमें इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाइड किया था 39D केसेस में। जैसे कि हमारे जो केसेस हैं वो है SC, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, SC सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ वर्सेस एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके, 1989। एंड इवन इसमें आया था हरबन लाल वी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश HP, ठीक है। एंड देन हमें ये मेजरली आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 जिसमें राइट टू वर्क को डिफाइन किया गया है कि जो भी हर स्टेट जो है वो स्ट्राइव कर सकती है एम्प्लॉयमेंट में, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है सिटीजन्स को। राइट टू वर्क को डिफाइन करता है आर्टिकल 41। देन वी हैव आर्टिकल 43 जिसमें सिक्योर लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस को जो है डिफाइन किया गया है, इंक्लूड किया गया है एग्रीकल्चरल लेबरर्स को भी। देन वी हैव आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43 वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इसमें मेजरली ये डिफाइन किया गया कि जो स्टेट है वो स्टेप्स ले सकती है सूटेबल लेजिस्लेशंस में या फिर कोई भी अदर वे में, ताकि वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट में ला सके एंड एस्टेब्लिश कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनी इंडस्ट्री। तो इसमें हमारा ये आ जाता है 43 वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देन लेबर एज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो लेबर इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंड बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी, बोथ मतलब दोनों का जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर यूनियन गवर्नमेंट है, दोनों का जो है अथॉरिटी है लेजिस्लेट या फिर एडमिनिस्ट्रेट करना लेबर लॉज को। हाउएवर मोस्ट लेबर लेजिस्लेशंस हैव एनेक्टेड इन यूनियन गवर्नमेंट, मोस्ट लेबर लेजिस्लेशन जो है वो एनेक्ट हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट में।
देन यूनियन लिस्ट की बात की जाए तो एंट्री नंबर 55, एंट्री नंबर 55, 61, 65, 22, 23, 24 इनमें बात की गई है। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट की बात की जाए तो यूनियन लिस्ट की बात की जाए तो एंट्री नंबर 55, जिसमें रेगुलेट किया गया है लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। ठीक है, देन 61 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज़। देन 65 में यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग्स, वोकेशनल ट्रेनिंग 65 में है। देन हमारा आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, ये है हमारी यूनियन लिस्ट, ये है हमारी यूनियन लिस्ट। ठीक है, 55, 61 एंड 65। देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमारी आ जाती है कॉन्करेंट लिस्ट। सॉरी, इसको थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ट्रेड यूनियन, ट्रेड आता है, यूनियन आता है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स आती हैं। 23 में आता है सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। देन एंट्री नंबर 24 में आता है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, इसकी वर्किंग कंडीशंस, प्रोविडेंट फंड्स, पीएफ्स आते हैं, पेंशन आते हैं और मैटरनिटी रिलीफ आता है एंड इवन ओल्ड एज पेंशंस भी आता है। ये आपकी हो गई यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। ये आपकी दो लिस्ट हो गई। ठीक है, यूनियन एंड ये हो गया कंकरेंट लिस्ट। देन कैटेगरीज में जो है लेबर लॉज को डिफाइन किया गया है, जिसमें पहले आपकी जो कैटेगरी है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एनेक्टेड एंड एनफोर्स्ड, मतलब जो सेंटर के थ्रू एनेक्ट की गई होंगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। देन आती है ये सोली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एनाक्ट की गई है, होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। देन आती है हमें सेंट्रल प्लस बोथ ज्वाइंटली एनफोर्स्ड, इसमें दोनों का ही हाथ होता है, जैसे कि सेंटर के थ्रू भी होता है। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी ये एनाक्ट होते हैं लेबर लॉज। देन इसमें आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एनेक्टेड एंड स्टेट एनफोर्स्ड, मतलब इम्प्लीमेंट स्टेट करता है एंड सेंटर जो है इसको एनेक्ट करता है। एनफोर्स जो होती है वो स्टेट के थ्रू होती है। देन हो गया हमारा स्टेट एनेक्टेड एंड एनफोर्स्ड, मतलब स्टेट ही एनेक्ट करती है एंड स्टेट ही एनफोर्स करती है एंड ये भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो है ये कंटिन्यू होती है। अब इसमें आपका दिस आई विल कंटिन्यू इन अनदर लेक्चर फॉर अपकमिंग वीडियोस। आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस को, आगे की वीडियोस को देखने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।